नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1 जनवरी 2018 से रियासत में 24 घंटे बरकी सरबराही। खौलदार किसान 8,000 रुपए सरमायादार स्कीम के अहल नहीं होंगे, वजीर आला का ऐलान। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम जल्द शुरू करने और फुटपाथ और ठेला बंडी ताजरीन की हरासानी बंद करने असेंबली में हुकूमत से मजलिस का मुतालबा। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिए जाने के ऐलान का असर। असेंबली में सवालात के उर्दू में पहली बार तहरीरी जवाबात। अकबर ओवैसी की कामयाब मसाई। राजस्थान के अलवार का वाकया संगीन जुर्म। अवाम के जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। इंसानी जान जानवर से अहम। बैरिस्टर ओवैसी की बीजेपी हुकूमतों पर तनकीद। हज 2018 के लिए 15 नवंबर से फॉर्म्स की इजराई। अदखाल की आखिरी तारीख 7 दिसंबर मुकर्रर। और कम उम्र लड़की के साथ दस्तदराजी करने वाला शख्स गिरफ्तार। 1 हफ्ते के अंदर दूसरा शर्मनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2018 से रियासत भर में 24 घंटे बरकी सरबराह की जाएगी। मुख्तसर मुबाहिस में जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इससे पहले महकमे बरकी की तरफ से पंप सेट के ऑटो स्टार्टर निकालने का काम दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में ज़राई शोबे से मुजरिमाना लापरवाही बरती गई। हुकूमत ज़राई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। अपोजिशन के रिमार्क्स पर वज़ीर आला ने दो टोक अंदाज में कहा कि किसानों की राब्ता कमेटी में TRS कारकुन रहेंगे। उन्होंने कहा कि TRS के 56 लाख कारकुन हैं, क्या वो TRS के कारकुन हो जाने से नाअहल हो गए हैं? TRS कारकुनों ने जिस जिदोजहद से तेलंगाना हासिल किया, उसी जिदोजहद से तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि राब्ता कमेटी अरकान को कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ किसानों की रहनुमाई का काम अंजाम देंगे। उनकी अराज़ी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के कामों में कोई मदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा कि 8,000 सरमायादारी स्कीम के तहत हौलदार किसानों को रकम जारी नहीं की जाएगी, यह रकम सिर्फ पट्टेदार को ही दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफाद में जो कदम उठा रही है वो अवाम के सामने है, इसका फैसला अवाम करेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के अलवार में एक मरतबा फिर पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान की कीमती जान ले ली गई, दूसरा जख्मी है और तीसरा लापता है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिस तरह के शुबा किया जा रहा है कि ये गौ रक्षकों की जानिब से किया गया संगीन जुर्म है, तो ये जानवर के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करने का नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने शिद्दत पसंद अनासिर की सरकोबी के लिए अलहदा शोबा कायम किया है और यह समझ नहीं आ रहा है कि ये शोबा और हुकूमत गौ रक्षकों को खुली छूट क्यों दे रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने राजस्थान के वजीर के उस रिमार्क पर बरहमी ज़ाहिर की जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत हर जुर्म और हमले को रोक नहीं सकती। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिंदा रहना बुनियादी हक में शामिल है, अगर कोई हुकूमत ये हक नहीं दे सकती तो उसे वजारत छोड़ देनी चाहिए। जो वाक़या अलवर में हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हुई गन शॉट वूंड से और फिर उसकी लाश को रेल की पटरियों पर डाल दिया गया, एक शख्स ज़ख्मी है और एक शख्स मिसिंग है। अगर ये वाक़या एलिजली अगर जिसको कहा जा रहा है कि गौरक्षक ने किया तो ये हाईली कंडेमनेबल है, क्योंकि ये 37वां वाक़या है इस साल में जो गौरक्षकों ने किया एलिजली अब तक जो कह रहे हैं,
और फिर राजस्थान के मंत्री का यह बयान कि हम हर वाक़े को नहीं रोक सकते। अगर आप नहीं रोक सकते तो आप छोड़ के चले जाइए। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उसको रोका जाए। और दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक बाज़ाब्ता एक ब्रांच बनाया है रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा रेडिकलाइजेशन तो इन्हीं गौरक्षकों में हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म तो इनमें आ चुका है। और इसके लिए इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए, इस एक्सट्रीमिज़म को रोकने के लिए बीजेपी सरकार के पास क्या है? आप रेडिकलाइजेशन हर कम्युनिटी में हो सकता है, उसको रोकिए, मगर ये जो रेडिकलाइजेशन है और एक्सट्रीम व्यू पॉइंट जो पनप रहा है, और इसलिए पनप रहा है क्योंकि एक सरकार की उनको मालूम कि उनको पूरी तायद हासिल है। एक और दो वाक़यात होंगे तो फिर से हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आकर बोलेंगे कि मेरी जान ले लो, मुझे मारो, क्यों कर रहे हैं? तो ये जो चल रहा है ना, ये आंख मुचोली का खेल, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, ये ख़त्म होना चाहिए। राइट टू लाइफ एक इंसान की ज़िंदगी फंडामेंटल राइट है, और संघ परिवार को समझना चाहिए कि इंसान की जान गाय से बढ़कर है, और वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है, उसको आपको लिव अप करना है। आपको अपनी आइडियोलॉजी मुबारक, मगर कॉन्स्टिट्यूशन आपकी आइडियोलॉजी से सुप्रीम है, उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। और जिस दिन आप निभाएंगे ये पूरे वाक़यात रुक जाएंगे, वरना आप नहीं रुका रहे हैं, आप सीरियस नहीं है, इसलिए लोगों को ताकत मिल रही है, ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब कल के वाक़े की पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, क्योंकि उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो स्मगलर नहीं था, वो मियो कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, वो ख़ुद घर में गाय को रखते हैं, पालते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, तो स्मगलर नहीं हो सकते। ऐवान असेंबली में पीर को मजलिस ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों को फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। वक्फे सवालात के दौरान बीजेपी की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने कहा कि 28 नवंबर को 30 किलोमीटर मेट्रो रेल का आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें 2240 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रियासती वजीर ने बताया कि MMTS ट्रेन खिदमात को दूसरे मरहले के तहत यदादरी तक तोसी देने का फैसला किया गया। ये काम 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। KTR ने मेट्रो रेल के कामों में ताख़ीर के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। रियासती वजीर ने बताया कि रुख तब्दीली का फैसला किया गया था, लेकिन जायजा लेने के बाद फैसले को वापस ले लिया गया है, इसलिए इजाफी रकम जारी नहीं की गई। इस दौरान मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम के फौरी आगाज का मुतालबा किया। असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हुकूमत मेट्रो रेल के काम तेज मुकम्मल करने की बात कहती है। पुराने शहर में भी मेट्रो रेल के बारे में अवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर मेट्रो रेल का काम कब शुरू होगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज का जो क्वेश्चन है वो मेट्रो रेल और MMTS पे है। अच्छी बात है सर, मगर हमारी पार्टी, हमारे फ्लोर लीडर साहब रेगुलर डिमांड कर रहे हैं कि मेट्रो ओल्ड सिटी में कब आएगी, मगर अभी तक मिनिस्टर साहब तो नवंबर एंड के अंदर फर्स्ट मेट्रो 30 किलोमीटर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है साहब, मुबारकबादी के काबिल है, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ओल्ड सिटी के अंदर बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये डिमांड कर रही है कि ओल्ड सिटी में जल्द से जल्द मेट्रो रेल का कम से कम वर्क तो स्टार्ट करिए। आप फलकनुमा के अंदर रेलवे स्टेशन का तो काम शुरू करिए साहब, मगर अभी तक उसको मेट्रो के बारे में बात नहीं हुई। हर चीज जब भी मेट्रो आ रही है शहर की बात कर रहे हैं सर, मगर आज पुराने शहर की आवाम हमेशा ये कह रही है कि हमारे पास मेट्रो कब आएंगे, चूंकि ये गवर्नमेंट कहती है कि हम काम बहुत फास्ट करेंगे। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि आप मेट्रो का काम ओल्ड सिटी में जल्द से जल्द चालू करिए, चूंकि लास्ट इसके अंदर भी स्पीच में हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मेट्रो का काम जल्दी चालू करिए और एक पूरे सिटी MLAs को बुलाइए और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती वजीर KTR ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम पर हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इस बारे में फौरन काम शुरू नहीं किया जा सकता। జాఫర్ హుసేన్ గారు అడిగారు, అదే రకంగా మొన్న అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కూడా చెప్పినారు అధ్యక్ష, ఫేజ్ 2 విషయంలో కూడా మరి మన ఓల్డ్ సిటీ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వానికి స్పష్టత ఉంది, L&Tకి కూడా స్పష్టత ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న కొన్ని పరిస్థితుల దృష్ట్యా వెంటనే ప్రారంభించే పరిస్థితి లేదు. కాకపోతే తప్పకుండా వారితో మాట్లాడి
ఎల్ఎన్టీతో కూడా మాట్లాడి అక్కడ కూడా ప్రారంభించే విధంగా చర్యలు తప్పకుండా తీసుకుంటాము. ఫలక్నుమా స్టేషన్ కానీ అదే రకంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ఇతర ఇది కానీ ఇప్పటికే ఆలస్యమైనప్పటికీ తప్పకుండా దాన్ని కూడా ప్రారంభించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామని గౌరవ సభ్యులకు తమ ద్వారా తెలియజేస్తాం. मजलिसी अरकान ने इस मौके पर एहतजाज करते हुए माइक तलब किया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि सवाल आपने नहीं उठाया इसलिए मौका नहीं दिया जा सकता। लेकिन मजलिसी अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज करने लगे। स्पीकर ने जब बीजेपी को मौका दिया तो उन्होंने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। कांग्रेस भी एहतजाज दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन स्पीकर ने मौका नहीं दिया तो कांग्रेस अरकान भी ऐवान से बाहर चले गए। दूसरी तरफ तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने रियासत में 2792 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा की जा रही है, ये बात बताई। उन्होंने बताया कि रियासत में शमसी तवानाई की हौसला अफजाई की जा रही है। वजीर बरकी ने बताया कि कचरे के जरिए बरकी पैदावार के लिए हिकमत अमली को तैयार किया जा रहा है। रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी ने वक्फे सवालात में जवाब देते हुए बताया कि सिलसिला में ड्राइवर्स की तरबियत व तहकीक के लिए IDTR को मंजूरी दी गई है। इस मरकज से 18,045 तरबियत हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में हैदराबाद और हर जिले में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कायम करने हुकूमत का मंसूबा है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री श्री रविशंकर की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान से बातचीत के दावे को झूठ करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुगलिया सल्तनत के खुदसाख्ता शहजादे की तरफ से बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े की यकसुई के लिए बातचीत के अमल में हिस्सा लेने को भी तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने कहा कि जिन्हें कोई नहीं पहचानता और एक जोकर से कैसे बात की जा सकती है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रुकन हाजी महबूब ने भी कहा कि रविशंकर मुकदमे के फरीक नहीं हैं, वो किस बुनियाद पर फरीकैन से बात करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने तमाम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स को एक ख़त लिखकर ये बताया है कि ये जो रविशंकर हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी जिम्मेदारों से बातचीत नहीं किए और ये झूठ को आवाम के सामने रख रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि आप झूठ मत बोलिए और पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी का लेटर है उसको पढ़ लीजिए आप लोग भी और देख लीजिए, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कौन है ये जोकर, कहाँ से आया ये जोकर? आपका ये सल्तनत मुगलिया का जानशीन कहता है अपने आप को, कहाँ का जोकर है ये? एक जोकर को सामने ला रहे हैं जिसको मुगल की स्पेलिंग भी लिखना नहीं आता होगा, उसको लाकर पेश कर रहे हैं। और इंडिया में कब से हम लोग प्रिंस को मान रहे हैं? यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम इन लोगों को, ये जोकरों को मानेंगे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनसे आप बात करेंगे? क्या मजाक कर रहे हैं देश के साथ ये लोग? एक जोकर को लाकर बिठा रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं बहादुर अकबर का जानशीन हूँ, तो फिर मैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जानशीन हूँ, पूरी दुनिया मेरी होनी चाहिए। हज़रत आदम का बेटा तो मैं हूँ ना, मेरे बाबा की तो पूरी दुनिया मेरी हो गई क्या? फिर क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या लोग? अब मैं क्या बताऊं इस बारे में। वो आ रहे हैं, उनको दुनिया जानती है, रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी को जानते लोग। अब वो पहल कर रहे हैं तो बेहतर है, हमें ऐसे इस तरह नहीं। लेकिन ना वो पार्टी ना कुछ, किस बेसिस पे किससे बात करना चाहते हैं वो बतावें। हम तो कुछ बता नहीं सकते इस बारे में, ना हमसे कोई बात हुई ना हमसे। कोर्ट में जब केस चल रहा है तो 5 दिसंबर में कोई वो गुड़िया गुड्डा का खेल है कि वो हल हो जाएगा? कौन कहता है हल हो जाएगा? अरे पहले बात तो होने दो। किससे बात करना चाहते हैं भाई? पार्टियों से बात करना चाहते हैं, कोई पार्टी से बात ही नहीं हो पा रही है तो वो कैसे हल कर लेंगे? उनके हाथ में है क्या? नहीं, अगर आप लोग से कोई प्रस्ताव आता है बातचीत जब वहाँ आएंगे तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, ना मेरे पास कोई प्रस्ताव है ना कुछ है। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को वक्फे सिफर के दौरान हैदराबाद में फुटपाथ और ठेला मंडी पर कारोबार करने वाले गरीब ताजरीन को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही हरासानी और उन पर आयद किए जाने वाले चालानात पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने कारोबार करने वालों के लिए हॉकर जोन बनाने का मुतालबा किया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि कोठी के इलाके में अंधाधुंध चालानात किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली चार मीनार ने चालानात पर नजरसानी का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असम्बली के सवाल पर वजीर बल्दी नज़्म KTR ने बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में गौर करेगी। जनाब स्पीकर साहब,
मैं शहर हैदराबाद के फुटपाथ पे कारोबार करने वाले गरीब लोगों के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ठेला मंडी के ज़रिए या फुटपाथ के ज़रिए जो लोग कारोबार करते हैं बरसों से, ट्रैफिक में रुकावट डाले बगैर जिसके कारोबार होते हैं उसको हुकूमत हमेशा मदद करती आती है, आइंदा भी करती रहेगी। लेकिन चंद अरसे से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गरीब लोगों को अंधाधुंध चालानात किए जा रहे हैं और बेचारा एक दिन कमा के घर को जाता तो चूल्हा सुलगता उसका, लेकिन एक दिन की कमाई से डबल उसको जुर्माने किए जा रहे हैं और ये जुर्माने बेफैज़ है। हमारा एमआईएम पार्टी का मुतालिबा है कि एक हाकर जोन बनाया जाए, शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए फुटपाथ वालों के कारोबार को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके कारोबार को जारी रखना चाहिए। कोठी के अंदर, कोठी इलाके में अंधाधुंध चालाना ट्रैफिक की तरफ से हो रही। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बड़ा फुटपाथ है जहां दुकान लगाने के बावजूद भी लोगों को जाने का रास्ता है, लेकिन वहां पर पता नहीं क्या बात है, सिर्फ 2 घंटे कारोबार करने की इजाजत देते हैं, बाकी 20 घंटे फुटपाथ खाली रहता है। इस जानिब तवज्जो कीजिए, गरीब लोगों के लिए हमदर्दी कीजिए, चालानात में नजरसानी कीजिए। चालान गरीब को जो चालान कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए। अध्यक्ष जनाब पाशा खादरी ने जो मुतालिबा किया, हम फुटपाथ पे जो कारोबार करते हैं और जिनकी रोजी रोटी की सवाल है, जो मुतालिबा आपने किया इसका तवज्जो है, इस पे सरकार जरूर गौर करेंगी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वक्फे सिफर के दौरान कहा कि शहर हैदराबाद में सीवरेज निज़ाम के लिए प्रोजेक्ट वर्क किया गया था, उसमें गैप पाए जाते हैं और उन्हें अभी तक नहीं मिलाया गया। रुकन असम्बली ने कहा कि गैप की वजह से कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि शहर में जितने भी जहां भी गैप पाए जाते हैं उसके काम मुकम्मल किए जाने चाहिए। मजलिस रुकन असम्बली के सवाल पर रियासती वजीर KTR ने गौर करने का तयक़ुन दिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली स्पीकर सर, जो शहर हैदराबाद में सीवरेज सिस्टम का जो मेन ट्रंक लाइन डाला गया था जिसको प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं सर, तो वो प्रोजेक्ट वर्क को पूरा मुकम्मल नहीं करके उसका जो गैप्स है सर, बीच बीच में गैप्स होते हुए गैप्स को अभी तक नहीं मिला है सर। तो कई सीवरेज लाइन नालों में मिली हुई है जिसकी तरफ से रिवर्स मार के ओवरफ्लो हो रहा है सर। स्पेशली नोबल टाकिस के जंक्शन के ऊपर एक मेजर गैप है सर। अगर वो गैप को अगर मिला देंगे तो ऊपर एरिया के अंदर जितने भी सीवरेज के प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसा रेयान होटल है और भी आगे तक, वो पूरी लोकेलिटी ठीक हो जाती साहब। तो मेरा आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश है कि गैप्स को आप पूरे शहर के गैप्स को, मैं पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरे गैप्स को मिलाइए तो बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। जनाब जाफर हुसैन साहब ने जो मुद्दा उठाया, सीवरेज सिस्टम के डिफिशियंसी, जरूर उस पर गौर करेंगे सर। ऐवान असम्बली में नए पट्टेदार पासबुक तरमीमी बिल और ऑनलाइन जुए पर काबू पाने के लिए तरमीमी बिल को मंजूरी दी गई। नए पट्टेदार पासबुक बिल पर कांग्रेस के जीवन रेड्डी ने कहा कि जो पासबुक बैंक में हैं उनको नए पास किस तरह जारी किए जाएंगे। मजलिस के जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि इनामी अराजी वक्फ अराजी, एक अराजी के 2 मालिकान को किस तरह पट्टा पासबुक जारी की जाएगी। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के 72 घंटों के बाद म्यूटेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने बताया कि 26 जनवरी को नए पट्टा पासबुक जारी किए जाएंगे। इस पासबुक में टाइटल डीड भी शामिल रहेगी। उन्होंने बताया कि अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के बाद कई चीज़ें सामने आएंगी। महमूद अली ने बताया कि पासबुक में तनख्ही की गुंजाइश भी रखी गई है। ऑनलाइन जुए के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेश किए गए तरमीमी बिल पर मजलिस के जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि ऑनलाइन जुए के साथ साथ सट्टा, मटका और क्रिकेट बेटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि इस कानून के तहत घोड़ों की रेस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जुए के साथ क्रिकेट बेटिंग और दीगर मुख्तलिफ अक़साम के जुओं पर काबू पाया जा सकता है। किसानों की राब्ता कमेटी और सालाना 8,000 रुपये सरमायादार इमदाद की स्कीम पर हुए मुख्तसर मुबाहस पर कांग्रेस ने कार्रवाई से वॉकआउट किया। कांग्रेस रुकन असम्बली चन्ना रेड्डी ने कहा कि किसानों की राब्ता कमेटी नहीं बल्कि कारकुनों की कमेटी में तब्दील हो गई है। इस कमेटी में किसान नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमत करने वाले हमाल और दूसरे शुबजात में खिदमात अंजाम देने वाले शामिल हैं। चन्ना रेड्डी ने कहा कि जियो 39 और 42 को मनसूख करते हुए सरकारी अहदेदारों की निगरानी में राब्ता कमेटी कायम की जाए।
मजलिस के कौसर महिउद्दीन ने मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि खौलदार किसान क्या सरमादार स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। उन्होंने ये भी सवाल किया कि सरकारी ज़मीन या वक्फ या इंडोमेंट अराजियात पर खेती करने वाले भी क्या इस स्कीम से इस्तेफादा कर पाएंगे। किसानों के ताल्लुक से जो रैतु समया समिति का जो आपने हुकूमत तेलंगाना ने जो डिक्लेयर किया, रियासत तेलंगाना के अंदर किसानों का परसेंटेज 80 से 85% किसानों का परसेंटेज है, जिसके अंदर किसान या छोटे या औसत किसान है। और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो किसान रैतु समया समिति जो बनाई गई और उसके बाद जो 8,000 रुपये पर एकड़ को देने का ऐलान किया गया हुकूमत। और मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि ये 8,000 रुपये या पट्टेदार को दिया जाएगा या खौलदार को दिया जाएगा। और एक बात, क्या जो रकम 8,000 रुपये पर एकड़ किसान को देने के बाद दी जा रही है, उसके अंदर क्या वो किसान वड्डी ऋणम के तौर पर बैंक लोन हासिल कर सकेगा? और अगर कोई किसान पहले से बैंक लोन लिया हो या हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 8,000 रुपये अकाउंट में जमा करने के बाद गारंटी क्या है, वो कट कर दिया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं, बैंक अकाउंट के बाद कट करने के बाद जो गरीब और आदिवासी किसान सरकारी जमीन पर खेती करता है उसको या इमदाद हासिल होगी। कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर गरीब किसान वक्फ लैंड पर या टेम्पल इंडोमेंट लैंड पर में खेती करता है, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? मैं आपके जरिए हुकूमत को ये पूछना चाहता हूं। स्पीकर साहब, शुक्रिया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के बाद उस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ऐवान असम्बली में बजट इजलास के दौरान बजट तकरीर और गवर्नर के खुतबे के उर्दू तर्जुमे की कापियाँ मीडिया को दी जाती हैं। पहली बार ऐवान असम्बली में वक्त सवालात के दौरान उठाए गए सवालात के तहरीरी जवाबात की कॉपी उर्दू में जारी की गई। इस सिलसिले में मजलिस ने मुसलसल नुमाइंदगी की थी और जारिया असम्बली इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का ऐलान किया। किसानों के सूद माफी के मसले पर एक बार फिर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के दरमियान नोक-झोंक देखी गई। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ने SMS के जरिए सूद माफ न होने वाले किसानों को इतला देने की दरख्वास्त की और ऐसा SMS उन्हें भी मौसूल हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत के पास ऐसा कोई भी नहीं बचा है, लेकिन अगर उत्तम कुमार रेड्डी समझते हैं कि बाज़ किसानों के सूद माफ नहीं हुए हैं तो उनके नाम पेश किए जाएं। इस पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकारी इंतजामिया आपके हाथ में है, आप खुद मालूम कर सकते हैं। इस पर KCR ने कहा कि क्या हुकूमत के पास कोई और काम नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों की तफसीलात जमा की जा रही हैं और इसे ऐवान में पेश किया जाएगा। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि वो इस सिलसिले में नाम पेश कर सकते हैं। कुल जमात इजलास तलब करते हुए इसकी यकसोई की जाएगी। रुकन पार्लियामेंट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जोनल कमिश्नर सौजून को दारुस्सलाम तलब करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों, तामीरी कामों की रफ्तार और रुकावटों से मुताल्लिक़ मसाइल का तफसीली जायजा लिया। कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। मक्का मस्जिद से मुतसिल इलाके में बरसों से रह रहे महाजरीन कैंप के मसाइल पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सेक्रेटरी महकमा अखलाती बहबूद उमर जलील से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने महाजरीन कैंप के मकीनों को भी साथ लेकर सेक्रेटरी अखलाती बहबूद को उनके मसाइल से वाकिफ करवाया और जल्द अज जल्द उनके दरीना मसाइल बिलखसूस किराए के बकायात को माफ़ करते हुए उनके मसाइल की यकसोई पर जोर दिया। ओवैसी हॉस्पिटल में पीर को आलमी यौम ज़ैबतीस मनाया गया। इस मौके पर वर्कशॉप भी मुनक़्क़िद हुआ जिसमें ज़ैबतीस के असरात और उससे निमटने के बारे में माहिर डॉक्टर्स ने लेक्चर दिए। बाद में 4TV से बात करते हुए ओवैसी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहर अली खान ने बताया कि ज़ैबतीस से गुर्दों के नाकारा होने, फॉलिज और बीनाई के मुतासिर होने का खदशा होता है।
उन्होंने बताया कि ज़्यादा प्यास लगने, भूख लगने और रात में पेशाब आने पर फौरी मुआयना कराना चाहिए। डॉक्टर मजहर अली खान ने बताया कि ग़िज़ा पर काबू रखना चाहिए और वर्जिश करते रहनी चाहिए। वैसे ही हॉस्पिटल में 14 और 15 नवंबर को मुफ्त ज़ैबतीस कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये डायबिटीज़ डे 1991 से शुरू हुआ है। इसको आम लोगों में डायबिटीज़ की जानकारी, मालूमात हासिल करने के लिए मनाया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल शुगर नहीं रहने की वजह से आपके न सिर्फ जिस्म को बल्कि आपके काम करने के वर्किंग आवर्स को भी फ़र्क पड़ जाता है और आपकी माली इस्तिताअत पे भी ख़र्चा काफ़ी हो जाता है इस बीमारी को मेंटेन करने के लिए। इससे हट के चूँकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है इसलिए डिप्रेशन भी होने के चांसेस है। ये तो रूटीन से हट के है, लेकिन डायबिटीज़ जो है इंसान के मेजर और माइनर वेसल्स को इफ़ेक्ट करने की वजह से डायबिटीज़ किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं और अल्टीमेटली किडनी फेलियर में जाते हैं पेशेंट से। डायबिटिक्स की वजह से नर्व्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिस पे नर्व्स में कमज़ोरी हो जाने से पैरों में कमज़ोरी की शिकायत होती है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ओल्ड सिटी में जितने भी डायबिटीज़ है पुराने शहर में, ये लेट नाइट पार्टीज़ जैसा दावतों में आधी रात तक 12-10 बजे तक खाना खाना, 10-11 बजे तक खाना खाना और लेट से सोना, फिर सुबह में लेट से उठना और गुटखे खाना, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ें जो है डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर देते। डायबिटीज़ जो है वर्ल्ड का इंडिया नंबर 1 कंट्री है, उसमें हैदराबाद उसका कैपिटल सिटी है। तो इसकी मानी क्या है, डायबिटीज़ रेट इंडिया में हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है, इंडिया से बढ़ के हैदराबाद कैपिटल सिटी बना हुआ है। ये खाली डाइट हैबिट्स और एक्सरसाइज और रूटीन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे दोनों हॉस्पिटलों में कल 14 और 15 तारीख में डायबिटिक फ्री कैंप ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डायबिटिक फ्री कैंप मुनक़िद किया गया है। इसका इस्तेफ़ादा उठाइए। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। नियरली दोनों हॉस्पिटलों में 60 डायलिसिस मशीन्स है, उसके बावजूद हमारे पास ये रेट बढ़ जा रहा। इसको ख़ुद ही अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जैसा डॉक्टर साहब भी बताए, उसके ऊपर अगर से फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी का रेट भी कम होगा, अच्छी हेल्थी लाइफ रहेगी। हज कमेटी के खुसूसी अहदेदार एस ए शकूर ने साल 2018 के हज के दरख्वास्त गुजारों के लिए तफसीलात बताई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को 11:30 बजे दिन नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के हाथों हज की दरख्वास्तों का इजरा अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि मज़कूरा फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर मुकर्रर की गई है। एस ए शकूर ने बताया कि मज़कूरा दरख्वास्तों को ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है। 2018 के फॉर्म्स की इजराई 15 नवंबर को 11:30 बजे हज हाउस में, सुबह 11:30 बजे हज हाउस में इंशाल्लाह इज़्ज़त माब नायब वज़ीर आला हुकूमत तेलंगाना अली जनाब महमूद अली साहब के हाथों से रस्म इजराई अंजाम दी जाएगी। फॉर्म्स दाखिल करने की और देने की तारीख़ 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक है। 7 दिसंबर आखिरी तारीख़ है फॉर्म दाखिल करने की। फॉर्म के साथ 3 चीज़ें मुंसलिक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ये कोशिश की जा रही है कि फॉर्म को ऑनलाइन किया जाए, हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाए। अगर कोई हार्ड कापी अपनी दाखिल करते हैं तो उनको 300 रुपये का पे इन स्लिप चालान, 300 रुपये का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 300 रुपये का चालान, और जो रिज़र्व कैटेगरी के जितने भी हमारे आज़मीन हैं वो ओरिजिनल पासपोर्ट दाखिल कर दें फॉर्म के साथ। जो जनरल कैटेगरी के आदमीन हैं वो ज़िराक्स कापी पासपोर्ट की दाखिल कर दें और उसको सेल्फ अटेस्टेशन ज़िराक्स कापी पर होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर पासपोर्ट में एड्रेस किसी का तब्दील होता है तो उस एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक की पासबुक या आधार कार्ड या इलेक्शन आईडी कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक चीज़, या लैंडलाइन टेलीफोन नंबर की बिल, कोई एक चीज़ एड्रेस प्रूफ के तौर पर हमारे यहाँ पर
दाखिल कर सकते हैं। इस मरतबा थोड़ी सी तब्दीलियाँ की गई है। वो सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि हमेशा कवर में 5 अफराद अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस मरतबा एक कवर में सिर्फ 4 आज़मीन अप्लाई कर सकते हैं और 2 शीरखार बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो, ऐसे 2 शीरखार बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं एक कवर में। और दूसरी अहम बात ये है कि रिज़र्व कैटेगरी के अंदर गुज़िश्ता सालों में 2 रिज़र्व कैटेगरी थे हमारे यहाँ, एक 70 साल से ज़ायद उम्र की रिज़र्व कैटेगरी, दूसरी चौथी मरतबा जो अप्लाई करते हैं, 3 मरतबा जिनका खुरा में नाम ना आया हो। इस मरतबा एक रिज़र्व कैटेगरी को बर्खास्त किया गया है, चौथी मरतबा की रिज़र्व कैटेगरी को बर्खास्त किया गया है। सिर्फ एक ही रिज़र्व कैटेगरी है, वो है 70 साल से ज़ायद की उम्र की। और एक अहम तब्दीली ये है कि महरम के लिए, इससे क़ब्ल महरम के लिए एक ख़ातून अगर आदिम है तो उनके लिए एक मर्द की शर्त थी, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी तब्दीली की गई है सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से कि 4 ऐसे ख़वातीन जिनकी उम्र 45 साल से ज़ायद हो वो ग्रुप की शक्ल में जा सकते हैं बग़ैर महरम के, लेकिन उनका थाट ऑफ स्कूल, उनका अगर मसलक उनको परमिशन देता हो तो वो लोग जा सकते हैं। एक तब्दीली आई। और तीसरी तब्दीली ये है कि जो गुज़िश्ता 3 सालों में अगर हज को गए हुए हैं, 3 सालों में, या उम्रे को गए हुए हैं, तो उनको ज़ायद 2000 रियाल पे करना पड़ेगा, जो सऊदी हुकूमत का एक रूल है। बोरा मंडी की तरकारी मार्केट में बलदी अमले ने इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ किया है। तरकारी फरोशों के एहतजाज पर उनके मुतालबे को कबूल करते हुए तमाम दुकानदारों के नामों की फहरिस्त नोट की गई है। वाज़ेह है कि इतवार के दिन बगैर किसी इत्तला के नोटिस चस्मा करने पर एहतजाज किया गया था। मजलिस की नुमाइंदगी के बाद बलदी अमले ने तमाम दुकानदारों को तयक़ुन दिया कि उन्हें पक्की दुकानें बना कर दी जाएंगी। दबीरपुरे के इलाके कोमटवाड़ी में एक दुकान को सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में पकवान गैस सिलेंडर के टुकड़े हो गए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुकामी रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी के साथ मुकाम वाक़ा पहुँच कर जायजा लिया। मलकपेट के 2 फायर ब्रिगेड शायद 1 घंटे कोशिश करने के बाद आग पर काबू पाया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरे में पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल में वाक़े कोतवाल गुड़े में सेल्फी फोटो लेने के दौरान एक नौजवान कुएं में गर्काब हो गया। बताया गया कि 19 साला भास्कर अपने 8 साथियों के साथ तैराकी के लिए आया था। पुलिस ने भास्कर के साथ ही 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 मफरूर बताए गए हैं। भास्कर की लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है। पानी में लाश की तलाश की जा रही है। रिंद बाजार पुलिस ने एक कम उम्र लड़की के साथ दस्तदराजी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने अमान नगर ए याखुतपुरे के रहने वाले 31 साला वसीम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वसीम मुतासरा लड़की का करीबी रिश्तेदार है, जिसने घर में लड़की के वालिदैन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए यह हरकत कर बैठा। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। उधर मीरचौक पुलिस ने अपनी बीवी के पहले शौहर को कत्ल करने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी मीरचौक ने बताया कि अजहरुद्दीन ने दारुशफा पुरानी हवेली के पास उबैद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करने की कोशिश की। मालूम हुआ कि कनीस फातिमा अपने पहले शौहर के साथ रहा करती है और कनीस के साथ रहने अजहरुद्दीन रहना चाहता था और इसी मकसद से उसने उबैद बिन अब्दुल्ला को रास्ते से हटाने का मनसूबा बनाया। इस दौरान उसने दारुशफा के पास उबैद पर हमला भी किया। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के चंद घंटों में ही अजहर को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया गया। आसिफ नगर टप्पा चबूतरा के इलाके में पीर की सुबह ट्रैफिक हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरे के साकिन 32 साला शिवा नामी शख्स ने नशे की हालत में एक ठहरी हुई गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरा जख्म आया है। मुकाम वाक़े पर मौजूद एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। शिवा को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। 1 जनवरी 2018 से रियासत में 24 घंटे बरकी सरबराही। हौलदार किसान 8,000 रुपए सरमायादार स्कीम के अहल नहीं होंगे, वजीर आला का ऐलान। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम जल्द शुरू करने और फुटपाथ और ठेला बंडी ताजीन की हरासानी बंद करने असेंबली में हुकूमत से मजलिस का मुतालबा। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिए जाने के ऐलान का असर। असेंबली में सवालात के उर्दू में पहली बार तहरीरी जवाबात। अकबर उवैसी की कामयाब मसाई। राजस्थान के अलवार का वाकया संगीन जुर्म। अवाम के जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। इंसानी जान जानवर से अहम। बैरिस्टर उवैसी की बीजेपी हुकूमतों पर तनकीद। हज 2018 के लिए 15 नवंबर से फॉर्म्स की इजराई। अदखाल की आखिरी तारीख 7 दिसंबर मुकर्रर। और कम उम्र लड़की के साथ दस्तदराजी करने वाला शख्स गिरफ्तार। 1 हफ्ते के अंदर दूसरा शर्मनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।